हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। चाणक्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग घनमूल को समाप्त किए थे। आज फिर से हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मैथ में, जिसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे जितना पॉइंट लिखा हुआ है इसको पहले समझते हैं। अगर ये जितना भी पॉइंट अगर ये पूरा समझ में आ गया तब ये चैप्टर का कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा हुआ कि महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें पहला पॉइंट है क्या कि बीज व्यंजक। सबसे पहले इसको समझेंगे तब चैप्टर का जो नाम है पूरा क्लियर होगा। तो बीज व्यंजक को अगर हम लोग परिभाषित करें तो इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग के पास सीधा सा एक परिभाषा है कि जिसमें चर और अचर का समूह हो, उसी को हम लोग गणित के भाषा में बीज व्यंजक बोलते हैं। अर्थात चर मतलब जो गिनती के संख्या है या फिर जो चीज़ हम लोग के पास फिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं चर, और अचर यानी कि जिसका मान ये उल्टा हो रहा है। सबसे पहले चर को समझते हैं। तो गणित में वैसा मान जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इनडायरेक्ट है। जब तक उसको हल नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलेगा, उसको बोला जाता है चर। जैसे हम लोग गणित में यूज करते हैं एक्स, वाई, जेड, ये सारा अक्षर का हम लोग यूज करते हैं, और इसका मान हम लोग को लास्ट में जाके पता चलता है। मतलब ये इनडायरेक्ट रहता है। जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये क्या निकल सकता है आगे चल के। तो इसको हम लोग बोलते हैं चर। और अचर जिसका मान फिक्स हो, जैसे 3, 5, 7, 8, 10, ये गिनती की संख्या एक फिक्स है, यानी कि ये निश्चित दिया हुआ है। जब इस दोनों समूह को मिला दिया जाता है तब ये कहलाता है बीज व्यंजक। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चर था, मतलब कि गणित में हम लोग वैसा मान को मानते हैं जिसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं होता, एक्स, वाई, जेड, पी जो भी है गणित में। उसके बाद अचर में जो गिनती का संख्या यानी कि जो फिक्स है, जिसका मान नहीं बदलता है, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। जब इसी दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है बीज व्यंजक। अब यहाँ पे एक सवाल और उठेगा कि समूह हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो चर और अचर का समूह जोड़ के रूप में भी हो सकता है, घटा के रूप में भी हो सकता है, गुना के रूप में भी हो सकता है, भाग के भी रूप में हो सकता है। मतलब किसी भी रूप में अगर ये समूह बना रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे बीज व्यंजक। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे लिखा हुआ क्या कि समीकरण। जब किसी भी बीज व्यंजक को, मतलब कि चर और अचर का जो समूह होता है वो बीज व्यंजक कहलाए। जब उसी बीज व्यंजक को किसी के तुल्य कर दिया जाता, मतलब उसके बराबर कर दिया जाता है, तब वो चीज़ समीकरण में बदल जाता है। समीकरण हमेशा कंडीशन लेके चलेगा। जब तक उसमें कोई शर्त नहीं लगेगा तब तक वो समीकरण नहीं कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक बीज व्यंजक लिख दिया गया 5x माइनस 3x माइनस 7। यहाँ पे ये बीज व्यंजक लिखा होगा, 3x के साथ गुना है। जब तक इसके अंदर कोई चीज़ का चिन्ह ना आए तो चर और अचर हमेशा गुना के रूप में रहता है। तो 3x माइनस 7 ये एक बीज व्यंजक दिया हुआ है, ये समीकरण नहीं कहलाएगा। ये समीकरण कब होगा? जब इसके साथ कोई कंडीशन हम लोग लगा दें। सवाल में लिख दिया गया कि 3x माइनस 7 बराबर 5। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इसके इक्वल में 5 दिया होगा, तब ये बीज व्यंजक किस में बदल गया? समीकरण में बदल गया। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट जो था ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बीज व्यंजक यानी कि चर और अचर का समूह बीज व्यंजक कहलाता है। उसके बाद हम लोग समझे समीकरण को। तो समीकरण में क्या हम लोग समझे कि जब किसी भी बीज व्यंजक को किसी के तुल्य कर दिया जाता, मतलब कि बराबर कर दिया जाता, तब वो बीज व्यंजक किस में बदल जाता है? समीकरण में बदल जाता है। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम लिखा हुआ क्या कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब सबसे पहले एक चर, या अगर आपसे ये सवाल पूछे कि एक चर वाला बीज व्यंजक, तब हम लोग का परिभाषा क्या होगा? तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? एक चर वाला बीज व्यंजक। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या 3x माइनस 3, इस प्रकार से लिख दिया। इसमें एक ही चर सिर्फ और सिर्फ x है। कोई इस प्रकार से भी लिख सकता है। इसमें एक ही प्रकार का चर x, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जाति का है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें x 2 बार गुना है, जबकि यहाँ पे x सिर्फ और सिर्फ 1 बार है। बस अंतर इतना सा ही है। लेकिन ये एक चर में ही बीज व्यंजक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या इसका परिभाषा में कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो
उसे एक चर वाला बीज व्यंजक कहते हैं। अब इसमें और एक वर्ड जुटा हुआ है, रेखिक। रेखिक का अर्थ होता है एक। अब एक क्या, इसको हम लोग समझेंगे। तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही चर हो, साथ में उस चर का अधिकतम घात एक हो, अर्थात इस प्रकार से एक चर लिखा हुआ है, बीज व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें एक ही प्रकार का चर x है। अब इस x के ऊपर अगर हम लोग घात देखें, अगर कुछ भी नहीं है तो एक है, मतलब कि इस चर पे घात एक है, इसीलिए क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक बीज व्यंजक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक बीज व्यंजक। तो आई होप कि आप लोगों को रैखिक तक समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग इसको समझते हैं कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो, उसे एक चर वाला बीज व्यंजक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे रैखिक वर्ड जुटा है, तो ऐसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो और उस चर का अधिकतम घात एक हो, उसे हम लोग बोलेंगे एक चर वाला रैखिक बीज व्यंजक। अब इसमें वर्ड जोड़ दिया गया समीकरण। जैसे समीकरण जोड़ा तो बीज व्यंजक को अब हटाएंगे। तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो और उसका अधिकतम घात एक हो और वो पूरा स्थिति किसी के तुल्य हो, मतलब वो जो पूरा बीज व्यंजक आया वो किसी के तुल्य हो, तब वो बन जाएगा क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं इसको कि ऐसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो और उसका अधिकतम घात, उस चर का अधिकतम घात एक हो और वो पूरा बीज व्यंजक किसी के तुल्य हो, तब वो कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। आई होप कि ये पूरा जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मेरे द्वारा जितना भी बात बताया गया, आप वीडियो को रोक के उसको पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि वो आपका एक थ्योरी बन जाए। तो ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट था इसको मैंने समझाने का कोशिश किया। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें जो सवाल बनेगा उसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो इसमें सवाल को हल करने के लिए 2-3 बात को आपको याद रखना होगा। जिस प्रकार से हम लोग बोर्ड मास पढ़ते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट में। अगर समीकरण के बाएं तरफ जोड़ हो, घटा हो या फिर गुना हो या फिर भाग हो, ये समीकरण के दाएं तरफ क्रमशः अपने स्थिति को चेंज कर लेता। अर्थात अगर इस तरफ कोई पद जोड़ में है तो इस तरफ जाके ये माइनस में होता, मतलब घटा में होता। अगर इस तरफ कोई पद माइनस में है तो इधर जाके ये प्लस में होता है। अगर कोई पद इस तरफ गुना में है तो उधर जाके ये भाग में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई पद बाएं तरफ में भाग में हो तो उस तरफ जाके ये गुना में परिवर्तित हो जाए। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल हमको हल करना होगा। इस प्रकार से जब समीकरण दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको बदलने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब सवाल को शब्द के रूप में लिखा जाएगा, मतलब ये तो आपको डायरेक्ट समीकरण दे दिया, मान लेते इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है बराबर 5, बोला गया कि आपको कि आप इस x का मान को निकालिए। तो अभी हम लोग जिस प्रकार से पढ़े, सबसे पहले जोड़ का काम था तो उस पार गया है, तो 5 में से 7 गया, 3x बराबर -2। अब 3 इधर गुना में तो उधर जाके ये भाग होता है। तो ये तो डायरेक्ट एक समीकरण था जिसको हम लोग इस प्रकार से हल कर लिए। लेकिन इसी चीज़ को अगर शब्द के रूप में लिख दें तब इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो भी शब्द के रूप में सवाल लिखेगा उसमें अंतिम में जो चीज़ पूछा जाएगा, कि मान लेते हैं कि राकेश का पिता है, उसका उम्र कुछ है दिया हुआ नहीं मालूम हम लोग को। अब लास्ट में जाके बोला गया क्या कि राकेश का उम्र ज्ञात करें। ये जो लास्ट में जाके एक वर्ड लिख दिया कि राकेश का उम्र ज्ञात करें, तो उसी चीज़ को हम लोग चर के रूप में मान लेते हैं, मतलब x, y, z जो भी है उसके वर्ष को हम लोग मान लेते हैं। तो इसी माध्यम से हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो आई होप कि जितना भी चीज़ था ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आपके किताब में 2.1 जो चैप्टर दिया हुआ है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण से ही संबंधित है। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो 2.1 में जो पहला सवाल लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो
तो आई होप कि आपको समीकरण के मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है क्या कि 3 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 लिखा हुआ है और बराबर में फिर से 15 दिया हुआ। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है। अब किसी माध्यम में इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये 3 ब्रैकेट के बाहर में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितना भी पद होगा ये 3 सभी के साथ गुना में होगा। अर्थात तो हम लोग इसको गुना कर सकते हैं कि 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 3 9 और बराबर में 15 था, तो इसको हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो हमेशा जब भी बीज व्यंजक का कोई भी समीकरण आए तो उसमें समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारा बात का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला बात कि इधर जो भी प्लस में उधर माइनस, इधर माइनस प्लस, तो गुना भाग, भाग तो गुना, ये पॉइंट तो हम लोग पहले ही पढ़े। और एक बात को याद रखना होगा कि अपना अपना जो जाति होगा उसके अनुसार ये हल होगा। अर्थात अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 के साथ x है, ये एक अपना जाति बना रहा। 9 एक अकेला संख्या है और इस पार उस पार अगर देखें तो 15 एक अकेला संख्या, मतलब कि 9 और 15 एक जाति का, मतलब ये एक गिनती में आता है। तो मतलब ये दोनों एक जाति का हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3x को अपने यहाँ पे रखेंगे, जबकि जो 9 इस पार था घटा में, उस पार जाके ये प्लस में होगा। ये एक जाति का था। अब आगे का कहानी, 3x बराबर 15 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। अब यहाँ पे 3x के साथ गुना में है, कोई चिन्ह नहीं है, तो पहले बताया गया कि ये गुना में हो जाता है। 24/3, 3 8 24, अर्थात x बराबर हम लोग के पास मान आ गया क्या, 8। ये हम लोग के पास आंसर हो गया। तो यहाँ पे चर का मान निकल के कितना आ गया, 8 आ गया। तो इनडायरेक्ट पहले सवाल था, जब तक सवाल को हल नहीं किया तब तक चर का मान पता नहीं चला। तो इसीलिए ये कहलाता चर कि इसका मान क्या निकलेगा हम लोग को पता नहीं है, जब तक कि उस सवाल को हम लोग हल ना करें। तो आई होप कि 1 नंबर का सवाल जो था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें टोटल 10 सवाल हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2.2 में, और 2.1 में जितना भी सवाल था ये समीकरण के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन 2.2 में जो सवाल दिया हुआ है ये सारा वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, मतलब कि इसमें लास्ट में जो पूछा जाएगा आपसे उसी चीज़ को मान के बनाना है। तो हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। तो 2.2 का अगर पहला सवाल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब कौन सा संख्या हम लोग के पास नहीं है, वो संख्या ज्ञात ही नहीं है, मतलब कि हम लोग को वो संख्या मालूम है ही नहीं, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, मतलब ये शब्द से संबंधित सवाल है। अब लास्ट में जो बोला गया सवाल में उसी चीज़ को हम लोग मानेंगे, तब आगे का जो काम होगा उसको करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x, उस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, मतलब कोई भी एक चर मान लें। अब जो प्रश्न में बोला उसको हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न से, अब प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, कौन सा संख्या x, इसका आधा, मतलब ये पूरा था, इसका आधा, इसके आधे में से 1/4 को घटाया जाता है। तो चलिए 1/4 को घटाते हैं, से घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है, यानी कि x/2, मतलब जो संख्या हम लोग माने थे उसके आधे में से जब 1/4 को घटाया जाता है तो हम लोग के पास 1/8 की प्राप्ति होती है। अब सवाल ने पूछा क्या कि वह संख्या क्या होगी, मतलब इस x का मान क्या होगा। तो पहले ये शब्द में लिखा हुआ था, इस चीज़ को हम लोग समीकरण में बदल दिए। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक जाति को अलग करेंगे, 1/4 और 1/8 एक जाति का है, तो x/2 को इधर ही रखते हैं, 1/8, 1/4 इधर माइनस में, तो उधर जाके ये प्लस में होगा। अगर इसका हम लोग लघुत्तम ले लें उस साइड में, तो लघुत्तम 8 आएगा, 8 का 8, 1 आ गया, 4 × 8 2, 2 को 1 से गुना तो 2।
x/2 बराबर 3/8। अब देखिए 2 इधर भाग में है तो उस पार जाके ये गुना हो जाएगा। ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़े, मतलब 3 गुना 2/8, 2 चौके 8, तो x बराबर हम लोग के पास आ गया 3/4। तो आई होप कि ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप 1-2 बार रोक के देखिए, ये पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2.1 भी पूरा क्लियर हो गया, 2.2 भी मेरे ख्याल से आप लोग बना सकते हैं अब इसको। अब आगे अगर चैप्टर देखें इसमें, तो इसमें 2.3 और एक चैप्टर है, तो ये भी अब इसमें सवाल दोनों तरीक़ा से दिया, मतलब कि समीकरण के रूप में भी सवाल दिया है और सवाल को शब्द के रूप में भी दिया, मतलब दोनों चैप्टर को मिक्स करके 2.3 एक अलग से चैप्टर बना दिया गया। तो चलिए उससे एक सवाल को हल करते हैं, तब हम लोग तीनों चैप्टर को अच्छा से समझ जाएंगे। तो 2.3 का अगर हम लोग पहला सवाल देखें तो इसमें लिखा हुआ क्या कि 7 - 6x/9x और बराबर में है 1/15। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है और इस प्रकार का सवाल अगर आपसे हल हो जाता है तो आप समझिए क्या कि तीनों चैप्टर आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 - 6x/9x, ये लघुत्तम में लिया हुआ है इस साइड में। अब इस साइड में देखें 1/15। अब इसको हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब इधर का जो नीचे में था ये ऊपर के साथ आगे गुना होगा, अब इधर का जो नीचे था ये इधर के साथ गुना हो जाएगा, मतलब कि इधर 9x भाग में है तो इधर जाके गुना होगा, इधर 15 भाग में है तो इधर आके गुना होगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो 15 ये दोनों के साथ गुना हो जाएगा। अब 9x 1 के साथ गुना होगा। अब इसको अगर आगे हल करें, 15 × 7 = 105, 15 × 6 = 90x बराबर 9x। अब एक जाति का जो है उसको हल करते हैं। 115 अपने यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसके जाति का कोई नहीं है, 105 सॉरी। अब 90 इधर घटा में 90x है और उधर 9x है, तो इधर का घटा उधर जाके प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जाति का है। अब आगे अगर हम लोग चलें तो 105 बराबर 99x। अब यहाँ से निकल गया क्या, x बराबर 105/99। अब इसको हम लोग 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से कटेगा ये, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। अतः x का मान हम लोग के पास आ गया क्या, 35/33। ये हम लोग का आंसर हो गया। सवाल बहुत ही आसान था, आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो को 2-3 बार आपको देखना होगा, तब ये चीज़ पूरा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि 2.1, 2.2 और 2.3 में जितना भी सवाल है, अब आपसे ये सारा सवाल बन सकता है। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा ये तीनों चैप्टर से, आप लोग इसको घर में बनाइएगा और इसको व्हाट्सएप पे डालिएगा। बहुत ही कम बच्चा अपना होमवर्क व्हाट्सएप में डालता है, तो इसलिए ध्यान रहे कि जितना भी बच्चा इस ग्रुप में जुटा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे बच्चे होमवर्क को कंप्लीट करके व्हाट्सएप में डाला करें, ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोगों को कहाँ पे कौन सी दिक्कत है, तब वो चीज़ क्लियर होगा। और आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हम भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे, ना आप हमको समझ पाइएगा ना हम आपको समझ पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो था ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।